अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और थोड़ी लेंथी है बट बहुत ही अच्छी पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसके अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो मैसेज और कैसी है ये पोएम और इसमें टफ्ट ऑफ फ्लावर्स का क्या ज़िक्र है। ये जो पोएम है ये स्टैंजास की फॉर्म में नहीं है बल्कि हीरोइक कपलेट्स की फॉर्म में है, यानी दो दो लाइंस मिलके एक कपल बनाते हैं और फिर नेक्स्ट लाइंस आती हैं, नेक्स्ट लाइंस का पेयर आता है, मतलब इस तरह करके पेयर वाइज है और इस पेयर को हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। जो स्टार्ट करते हैं, आई वेंट टू टर्न द ग्रास वंस आफ्टर वन हु मोर्ड इट इन द ड्यू बिफोर द सन। अब यहाँ पे जो स्पीकर है उसकी एक सेटिंग दिखाई गई है। हर चीज़ का एक सीन होता है, एक सेटिंग होती है। तो जहाँ यहाँ जो सेटिंग है वो है न्यू इंग्लैंड की। न्यू इंग्लैंड का किसका नाम था? अमेरिका का। इंग्लैंड जो था, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे ज्योग्राफी डिस्कस कर लूँ तो इंग्लैंड जो था वो शुरू में इंग्लैंड पहले से एग्जिस्ट करता था और वहां से ही लोग एक न्यू जगह पे गए थे। जब अमेरिका का जो लैंड था वो डिस्कवर हुआ तो वहां पे इंग्लैंड के लोग गए रहने के लिए, आबाद होने के लिए उस जगह में। और यूजुअली ऐसा होता है कि एक सिटी या एक कंट्री के लोग जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो उसका नाम न्यू करके रख देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ का नाम रखते हैं और सामने न्यू वर्ड लगा देते हैं। तो इंग्लैंड के लोगों ने वहाँ जाके उसका नाम न्यू इंग्लैंड रखा और वो एरिया बाद में अमेरिका कहलाया और आज वो अमेरिका ही है। सो सेटिंग बेसिकली अमेरिका की है लेकिन उस टाइम के हिसाब से कहें तो न्यू इंग्लैंड की है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और लश ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत नेचर के बहुत क्लोज एरिया था पूरा। सही। तो ये जो सेटिंग है, एक स्पीकर है जो कि इस पोइट के अंदर नरेटर के तौर पे एक्ट करे, वो खड़ा हुआ है वहाँ किसी एरिया पे और बहुत सुबह का वक्त है, मतलब ऐसा वक्त जब बिल्कुल सुबह होती है। ठीक है, इस तरह का कुछ वक्त है। और अब वो क्या कह रहा है वहाँ पे खड़ा होके, वो कह रहा है कि मैं गया घास को सीधा करने के लिए, टर्न द ग्रास वंस आफ्टर वन हु मोड इट इन द ड्यू बिफोर द सन। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन मतलब सीधा करने के लिए का क्या मुराद है कि मतलब ग्रास की थोड़ी कटिंग वगैरह करनी होती है ना, सुबह उठ के इसको सही करना होता है। तो यहाँ पे वो जो स्पीकर है वो करने के लिए आया है अपनी घास का काम, लेकिन वो देख रहे हैं कि पहले से ये हो चुका है, पहले से किसने मो कर दिया है, यानी जो घास की कटाई और उसका सारा लेवलिंग सिस्टम था वो पहले से कोई कर चुका है और बहुत पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले कर चुका है। और ड्यू के टाइम पे, ठीक है, इन द ड्यू मतलब सूरज से पहले एक टाइम होता है जब ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं जिसको शबनम के कतरे भी कहते हैं। तो उस टाइम पे किसी ने आके इसको ठीक कर दिया था। अब यानी जो अब टाइम है वो सूरज निकलने के बाद का है, यानी सूरज निकल चुका है लेकिन अभी भी सुबह ही है, दोपहर नहीं। The dew was gone that made his blade so keen before I came to view the leveled scene. तो वो कह रहा है कि जो ड्यू थी उसने यकीनन उसके ब्लेड को बहुत सही और साफ कर दिया होगा और इससे पहले कि मैं यहाँ पे आता इस लेवल्ड सीन को देखने के लिए। आई लुक फॉर हिम बिहाइंड एन आइल ऑफ ट्रीज, आई लिसन फॉर हिज वेट स्टोन ऑन द ब्रीज। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उसको ढूंढने के लिए दरख्तों का एक आइलैंड नुमा सा था, आइल यानी स्मॉल आइलैंड, तो दरख्त इतने ज्यादा थे वहां पे, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की। किसको? जिसने वो घास का काम किया था, जिसने उनको मो किया था, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको मिला नहीं। और फिर मैंने सुनने की कोशिश की कि मुझे उसकी वेट स्टोन की आवाज़ आ जाए, इस हवा की चलती आवाज़ के बीच। अब ये वेट स्टोन क्या चीज़ है? एक ऐसा पत्थर जिसके साथ रगड़ के हम छुरियाँ या कोई भी टूल्स को, कटिंग टूल्स को तेज़ करते हैं, तो ये वो होता है। अब उसने उसको सुनने की भी कोशिश की बट उसको अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही उसको वो बंदा दिखाई दिया है। तो आई लुक्ड फॉर और आई लिसन्ड फॉर की जो थोड़ी बहुत हमें रेपिटिशन दिखती है, वो क्या शो कराती है? वो शो कराती है लोनलीनेस और आइसोलेशन का थीम, जो कि इस पोएम का मेन थीम है कि लोनलीनेस और आइसोलेशन, यानी कि वो बंदा जो अब आया घास का काम करने के लिए वो बिल्कुल अकेला है और आइसोलेटेड है, उसके साथ कोई नहीं है हेल्पर। लेकिन अब वो देख रहा है कि किसी ने उसकी हेल्प कर ली तो वो जानने की कोशिश करना चाहता है कि ये किसने मेरी हेल्प की है, कौन है जो मुझ अकेले की इस तरह हेल्प कर सकता है, वो भी मुझे बगैर बताए और बगैर कुछ भी एहसान जताए या बगैर कुछ भी किए। तो यहाँ से हमें इन लोगों की ज़िंदगियों का भी पता लगता है कि न्यू इंग्लैंड में जो लोग जाके आबाद हुए थे उनकी लाइफ किस तरह की थी, या जो अमेरिकन्स थे, अर्ली अमेरिकन्स, उनकी लाइफ किस टाइप की थी। आगे मूव करते हैं। बट ही हैड गॉन हिज वे द ग्रास ऑल मोन एंड मस्ट बी एज ही हैड बीन अलोन। वो कह रहा है कि उस वो फिर चला गया अपने रास्ते, पूरी घास का काम करने के बाद, पूरी घास को मो करने के बाद वो चला गया अपने रास्ते। और मुझे भी, एंड आई मस्ट बी, और मुझे भी यूं ही होना चाहिए एज ही हैड बीन अलोन, यानी वो कह रहा है कि मुझे भी उसी तरह ही अलोन होना चाहिए, या मैं भी उसी तरह ही अलोन हूँ जिस तरह वो था। पहले वो सोच रहा था ना, अभी हमने पिछले पेज के एंड पे क्या देखा कि वो उस बंदे को ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरी मदद किसने की? तो वो सोच रहा है कि अगर मैं अकेला हूँ वो भी तो अकेला ही था, तो हम दोनों का अकेला ही होना बनता है। एज ऑल मस्ट बी आई सेड विद इन माई हार्ट वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट।
वो कह रहा है कि एंड एज ऑल मस्ट बी, सारे ही ऐसे ही होते हैं। क्या होते हैं? अलोन। वो कह रहा है कि हर कोई अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे अलोन यानी अकेला ही होता है, वो कुछ भी कर ले। ठीक है, आप जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच होते हैं, हम सोशलाइज करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम सोसाइटी में जीते हैं, लेकिन स्टिल एक पॉइंट कोई ना कोई आता है जब हम अलोन होते हैं, सब के सब हम अकेले होते हैं, अंदर से हम लोग अकेले ही हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि चाहे हम साथ में मिलके काम करें या अकेले होके काम करें, हम अकेले ही होते हैं एक ना एक पॉइंट पे। और जो मैंने हाइफन का लिखा है, ये बीन और अलोन के बीच जो हाइफन आया है, तो यहाँ पे एक रुकावट सी महसूस होती है, जैसे कोई इंसान एक गहरी सांस लेके बात करता है, तो ये उस टाइप के लिए है। आगे है, बट एज आई सेड इट स्विफ्ट देयर पास्ट मी बाय ऑन नॉइजलेस विंग अ विल्डर्ड बटरफ्लाई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने ये बात सोची कि सब कहीं न कहीं अकेले होते हैं, और जैसे ही मैंने ये कहा, तो मेरे पास से कुछ तेज़ी से गुज़रा, बहुत नॉइज़लेस, मतलब बगैर कोई शोर के। कौन गुज़रा? एक बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई कैसी थी? पज़ल्ड या परप्लेक्स्ड, यानी कि कन्फ्यूज़ थी वो बटरफ्लाई। अब ये जो कन्फ्यूज़्ड एक बटरफ्लाई यहाँ से गुज़र रही है, उस वो एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल? स्पीकर्स इंक्विजिटिव नेचर, यानी कि स्पीकर की हर चीज़ को क्वेश्चन करने की जो नेचर है। स्पीकर हर बात की, जो स्पीकर जो कब से ये बात बोल रहा है, जो नैरेटर है, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है। ठीक है? अब जैसे वो पहले उसने किस चीज़ को क्वेश्चन किया कि मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? और फिर उसने कहा कि भई वो बंदा भी तो अकेला ही था, तो उसको उसका जवाब मिला। अब उसने आगे किया कि हम सब कहीं न कहीं अकेले होते हैं, चाहे हम मिल के काम करें या ना करें। अब कोई बटरफ्लाई आ गई, अब इस चीज़ को देख रहा है कि भई ये बटरफ्लाई क्यों आई है? मतलब हर चीज़ में उसकी इस तरह की नेचर है कि वो चीज़ों को गहराई से देखता है। तो ये बटरफ्लाई भी उसका ही सिंबल है, उसको गहराई से देखने की। क्यों है? आगे हम बटरफ्लाई के बारे में भी देखते हैं। Seeking with memories grown dim overnight, some resting flower of yesterday's delight. अब ये क्या करिए, सीख कहते हैं किसी चीज़ को ढूँढने को, किसी चीज़ को सर्च करने को। तो अपनी पुरानी यादों के साथ, अपनी कल रात की यादों के साथ वो कुछ ढूँढ रही है। क्या ढूँढ रही है? कुछ रेस्टिंग फ्लावर, कोई ऐसा फूल जो कहीं नीचे पड़ा हो, कहीं रेस्ट कर रहा हो, और वो कल का हो, यानी कल रात का या कल के दिन का, जो उसको याद दिलाए कल की खुशी। अब ऐसा कोई फूल वो ढूँढने आई है। And once I marked his flight go round and round, as where some flower lay withering on the ground. वो कह रहे हैं, जैसे ही मैंने उसकी फ्लाइट को देखा, यानी कि बटरफ्लाई उड़ रही है, राउंड एंड राउंड शेप में उड़ रही है, इस तरह के पैटर्न में, और अब वो उसको देख रहा है कि वो कैसे उड़ रही है, स्पीकर खड़ा होकर, और वो देख रहा है कि उसको कुछ फूल मिले, कहीं ग्राउंड पे गिरे हुए उसको कुछ फूल मिले। विदरिंग मीन्स जैसे कोई चीज़ ड्राई हो रही है या श्रिंक हो रही है, यानी वो जो फूल है वो कब से पड़े हुए हैं उधर, तो वो श्रिंक से हो गए हैं, ड्राई से हो गए हैं। एंड देन ही फ्लू एज फार एज आई कुड सी, एंड देन ऑन ट्रेमुलस विंग केम बैक टू मी। वो कह रहा है कि फिर वो उड़ गई अचानक बहुत दूर, जहाँ तक कि मेरी निगाह उसको देख सकती थी, लेकिन फिर अचानक वो शेकिंग विंग के साथ मेरे पास वापस आ गई। अभी बटरफ्लाई की यहाँ पे बात थी। आई थॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव नो रिप्लाई एंड वुड हैव टर्न टू टॉस द ग्रास टू ड्राई। वो कह रहे हैं कि अब मैंने कुछ ऐसे सवालों के बारे में सोचना शुरू किया कि जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और एंड वुड हैव टर्न टू टॉस द ग्रास टू ड्राई, और मैं मुड़ा घास की तरफ। मतलब वो जो काम करने आया था, घास तो पहले ही मोह हो चुकी थी, तो वो थोड़ी घास जो है उसको टर्न करना चाह रहा था कि वो सूख जाए, मतलब उसका कोई काम था, उसने सोचा मैं अपने जॉब की तरफ मुड़ता हूँ वापस। बट ही टर्न फर्स्ट एंड लेट माई आई टू लुक एट अ टॉल tuft ऑफ फ्लावर्स बिसाइड अ ब्रूक। और वो कह रहा है कि लेकिन वो पहले मुड़ी। कौन? वो बटरफ्लाई मेरी तरफ पहले मुड़ी, और उसने मेरी निगाह को, मेरी नज़र को कहीं पहुंचाया, एक लंबे से टफ्ट ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के गुच्छे की तरफ, बिसाइड अ ब्रूक। ब्रूक कहते हैं एक स्मॉल स्ट्रीम या रिवर को, तो उसने मेरी नज़र वहां दौड़ाई कि देखो भाई वो क्या फूल, मतलब तितली ने उस तरफ गई वो, तो इसकी नज़र पहुंच गई स्पीकर की वहां कि वहां क्या पड़ा हुआ है, एक लंबा सा फूलों का गुच्छा एक नदी के साथ। A leaping tongue of bloom the scythe had spared, beside a reedy brook the scythe had bared. अब साइड क्या चीज़ है? वो कटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ उसने वो कटिंग की थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक लीपिंग टंग ऑफ ब्लूम जो है वो उस साइड ने स्पेयर की। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी टेक्निकल यहाँ पे आपको लग रही होगी। वो क्यों? क्योंकि ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है, यानी कि बाइबल से ये चीज़ एल्यूजन होता है। कोई किसी चीज़ से रिलेट किया गया हो, किसी का वाकया नरेट किया गया हो, या किसी के वाक्य की तरफ इशारा किया गया हो। तो कौन से वाक्य की तरफ इशारा है? बाइबल के एक वाक्य की तरफ इशारा है। बाइबल की बुक ऑफ एक्ट्स से है। पेंटेकोस्ट का वाक्य बाइबल की बुक ऑफ एक्ट से। जब कंफ्यूज जो डिसिपल्स थे, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, द कंफ्यूज डिसिपल्स बीइंग स्पीकिंग इन टंग्स एंड आर फिल्ड विद अ न्यू सेंस ऑफ पर्पस व्हेन अ होली स्पिरिट कम्स टू देम। ये वाक्य तब का है जब हजरत ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट, वो उनको उठा लिया गया, ठीक है, उनकी क्रूसिफिक्शन के साथ, और उनको उठा लिया गया,
और उस टाइम पे उनके जो डिसिपल्स थे, यानी कि जो उनके पैरोकार थे, वो बहुत कन्फ्यूज़ थे कि अब हम क्या करेंगे? मतलब हम अकेले रह गए हैं, हज़रत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट, उनको तो उठा लिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? तो तब उनके पास एक होली स्पिरिट को भेजा गया। होली स्पिरिट गई, वो लोग स्पीकिंग इन टंग्स यानी सब अपनी-अपनी बातों में मसरूफ़ थे कि अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा? इस तरह कन्फ्यूज़न में थे और बोले जा रहे थे कुछ ना कुछ। तो तब वो होली स्पिरिट एक उनके पास आया और उनको दिलासा दिया और उनको बताया कि जीसस क्राइस्ट को सीधा-सीधा उठा लिया गया है और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उनको इन लोगों ने मारा नहीं है, वो मरे नहीं हैं, उनको ऐसे उठा लिया गया है। इस तरह का उसने बताया होली स्पिरिट ने सारा कुछ, और इस तरह वो जो कन्फ्यूज़्ड डिसिपल्स थे, उनको बता दिया गया कि अब उनका ये मिशन है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात को आगे पहुँचाना है, ठीक है? उन्होंने ये चीज़ पूरी आगे बतानी है, जीसस की बात आगे पहुँचानी है, और ये सारी चीज़ उनकी इस बात की वज़ह से उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस आई और वो उन्होंने एक एनर्जी अपने अंदर फ़ील की, ठीक है? तो इस चीज़ से हम देखते हैं कि जो टफ्ट ऑफ फ्लावर्स है, उसने भी पोएट को, जो ही पोएट की निगाह उस पे गई, तो पोएट के अंदर एक न्यू सी एनर्जी आई। मतलब मेरी मुराद यहाँ नैरेटर या स्पीकर से है। जो नैरेटर है, वहाँ पे जो स्पीकर है, उसके अंदर एक न्यू एनर्जी सी आई उस टफ्ट ऑफ फ्लावर्स को देखते ही। तो इस तरह वो टफ्ट ऑफ फ्लावर्स एक सिंबल है जॉय एंड सेंस ऑफ कनेक्शन का। यानी उसके अंदर एक जॉय आया है, जैसे ही उसने वो फ्लावर्स को देखा है, और एक सेंस ऑफ कनेक्शन आई है। किससे? अभी वो आगे हम देखते हैं किससे सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब एक कनेक्टिविटी की एलिमेंट यहाँ पे हमें दिखता है। I left my place to know them by their name, finding them butterfly weed when I came. अब वो कहाँ जा रहा था? वो अपने काम की तरफ मुड़ने वाला था, लेकिन बटरफ्लाई को देख के वो वहाँ मुड़ गया देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है। अब वो अपनी जगह को छोड़ के उनके पास आता है, मतलब जो टफ्ट ऑफ फ्लावर्स है उसके पास पहुँचता है और वो देखता है कि भई ये क्या चीज़ है, मैं इसको जानूँ। तो उसको पता लगता है कि ये बटरफ्लाई वीड है। बटरफ्लाई वीड क्या होता है? एक नॉर्थ अमेरिकन मिल्क वीड, यानी कि एक पौधा है जिसके ब्राइट ऑरेंज से कलर के फ्लावर्स होते हैं और वो बटरफ्लाइज़ को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसीलिए उसका नाम बटरफ्लाई वीड है। तो यहाँ वो देखते हैं कि भाई ये तो वो चीज़ है। द मोर इन द ड्यू हैड लव्ड देम दस बाय लीविंग देम टू फ्लरिश नॉट फॉर अस। अब वो कह रहे हैं कि जो मोर है उसने ये मेरे लिए नहीं छोड़े। मतलब पहले उसको देखते ही एक सेकंड का ख़्याल आया कि शायद जो मोर है, जो पूरी घास साफ़ करके गया है, मोव करके गया है लॉन को, उसी ने ये चीज़ यहाँ छोड़ दी है मेरे लिए एज़ अ गिफ्ट या एज़ अ कुछ भी प्रेज़ेंट। बट अब फिर वो जब करीब आता है, वो देखते हैं तो बटरफ्लाई वीड है, तो वो कहता है उसने ये मेरे लिए नहीं छोड़े, उसको यही पसंद थे। तो इसने ये इसलिए उसने छोड़े कि यहाँ पे ये फ्लरिश करें, ठीक है? मेरे लिए नहीं छोड़े। नॉट फॉर अस से मुराद उसकी क्या है? यहाँ पे बटरफ्लाई भी साथ में ही मुराद हो गई है। अस से मुराद वो नैरेटर खुद और बटरफ्लाई भी। उसने कहा कि भई ये तो हमारे लिए नहीं छोड़े गए, ये तो वैसे ही छोड़े गए थे। नॉर येट टू ड्रॉ वन थॉट ऑफ आवर्स टू हिम, बट फ्रॉम शीयर मॉर्निंग ग्लैडनेस एट द ब्रिम। वो कह रहा है कि इसका मकसद अब उसकी अपनी कोई सोच हमारे दिमाग में लाना नहीं था, ना हमारी सोच उसके दिमाग में लाना, इन फूलों को सोच या छोड़ने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बल्कि इसका मकसद सिर्फ उस बंदे की हैप्पीनेस थी। मतलब जो बंदा आके पूरी ग्रास का काम करके गया है, ये उसका मूड बहुत हैप्पी था। सुबह की कभी-कभी ऐसा होता है, हम सुबह-सुबह उठते हैं तो एक मॉर्निंग एनर्जी हम फ़ील करते हैं खुद के अंदर, तो वो बंदा वो एक मॉर्निंग एनर्जी फ़ील कर रहा था, जिसकी वज़ह से हैप्पी मूड की वज़ह से उसने यहाँ पे छोड़ा है। हमारे लिए नहीं, कोई तोहफ़े के तौर पे छोड़ा। The butterfly and I had lit upon, nevertheless, a message from the dawn. अब वो देखें, बटरफ्लाई और अपनी दोनों की बात करें, मतलब अब यहाँ एक बटरफ्लाई के साथ खुद को कंसिडर कर रहे हैं, और लिट अपॉन का मतलब होता है कोई चीज़ बाय चांस देख लेना, या हमें कोई चीज़ बाय चांस अगर मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे और बटरफ्लाई दोनों को एक चीज़ बाय चांस मिल गई। वो क्या चीज़ थी? अ मैसेज फ्रॉम द डॉन। डॉन जो है वो बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम होता है, जिस वक्त नई नई लाइक रोशनी होना स्टार्ट होती है, रात के अंधेरे को ख़त्म करती हुई रोशनी आना शुरू होती है, उस टाइम डॉन कहते हैं उस वक़्त को। तो वो कह रहा है कि हमें एक तरह से एक मैसेज मिला डॉन से। क्या मैसेज मिला? दैट मेड मी हियर द वेकनिंग बर्ड्स अराउंड एंड हियर हिज लॉन्ग साइड विस्परिंग टू द ग्राउंड। वो कह रहा है हमें ऐसा मैसेज मिला कि जिससे मैंने उन बर्ड्स को सुनना शुरू किया। वो बर्ड्स जो जस्ट अभी जागना शुरू हुए थे, और मैंने सुनना शुरू किया उस लॉन्ग साइड को जो ग्राउंड से विस्पर कर रहा था। अब ये साइड और विस्परिंग, सॉरी मैं यहाँ साइड पे मेंशन करना भूल गई हूँ, पर्सोनिफिकेशन आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस आई है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग फीचर्स या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें। तो यहाँ जो साइड है, मैंने उसकी साइड पे पिक्चर भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये वो टूल है जिससे कि हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसको एक विस्परिंग का दिया गया है, इसको पर्सोनिफाई किया है विस्परिंग के थ्रू। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि साइद की जो आवाज़ है, मतलब जब वो काटती है एक फसल को तो उसमें एक आवाज़ आती है, उसको उसने विस्परिंग का नाम दिया है, कि वो आवाज़ जो है मुझे सुनने पे मजबूर किया। मतलब मुझे एक ऐसा मैसेज मिला डॉन की तरफ से कि अब मैं इन चीज़ों को देखने पे मजबूर हूँ, नेचर की चीज़ों को। एंड फील अ स्पिरिट किंडर्ड टू माई ओन, सो दैट हेंसफोर्थ आई वर्क नो मोर अलोन।
वो कह रहा है कि और मुझे एक स्पिरिट मिली है, मुझे अंदर एक जज़्बा मिला है जो कि मुझसे खुद से ही रिलेटेड है और अब मैं बिल्कुल भी मज़ीद अकेला काम नहीं कर रहा। मैं मज़ीद अकेला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मज़ीद अकेला वो? But glad with him I worked as with his aid and weary sought at noon with him the shade. अब ये with him यहाँ पे क्या है? वो बंदा जिसने सुबह घास काटी और जिसने फूल यहाँ छोड़े। अब सिर्फ फूल छोड़ने की वजह से वो इतना उससे सेंस ऑफ कनेक्शन उसको फील हो रही है, इतना उसको हैप्पीनेस मिली है स्पीकर को कि वो खुद को उसके साथ महसूस करे या उसको अपने साथ महसूस करे। यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो गई है। वो कह रहा है कि अब मैं मज़ीद कोई अकेला नहीं रहा, अब मैं उसके साथ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी मदद कर रहा है काम में, क्योंकि सुबह तो उसने मदद की थी, तो अब मज़ीद जो भी कोई काम है, वो उसमें मुसलसल मेरी मदद करे एंड वेरी और मैं थक गया हूँ, टायर्ड हूँ और अब मैं सॉर्ट जो है वो सीक का पास्ट टेंस है, मतलब सीक मीन्स मैंने पीछे बताया था ढूँढना, तो वो ढूँढ रहा है, अब वो शेड ढूँढ रहा है, दोपहर हो गई है, वो शेड ढूँढ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ मिल के शेड ढूँढ रहा हूँ एंड ड्रीमिंग एज़ इट वर हेल्ड ब्रदरली स्पीच with one whose thought I had not hoped to reach. और अब मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब क्या देख रहा हूँ? जैसे मतलब अब वो उसने शेड ढूँढा दोपहर को, वो उसके नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने लगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो कोई ख्वाब की कैफ़ियत में पहुँच गया। क्यों? क्योंकि मोर जो है, जो सुबह घास का काम करके गया था, वो उसके माइंड में ही है और ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ कोई ब्रदरली स्पीच, कोई बातचीत शेयर कर रहा है। और वो साथ में ये भी कह रहा है कि भई मैं उसके किसी के साथ हूँ कि जिसके ख़यालात में शायद मैं अभी तक नहीं पहुँचा। ज़ाहिर-सी बात है उसके ख़यालात में तो ये नहीं पहुँचा ना, क्योंकि वो इधर नहीं है, ना ही उसने इस बंदे को देखा है। तो वो सोच रहा है कि शायद मैं उसके पास नहीं पहुँच पाया अभी तक, मैं वो लेकिन मेरे ख़यालात में पहुँच चुका। Men work together, I told him from the heart, whether they work together or apart. वो कह रहा है कि आदमी हमेशा मिलके ही काम करते हैं और ये बात मैंने उसको बताई। अब ऑब्वियसली फिज़िकली तो नहीं मिला, अपने ख्वाब में बताई और वो कह रहा है कि चाहे वो साथ हों या ना हों। तो यहाँ जो बात करने की कोशिश की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से, वो ये है कि हमें किसी के साथ होने के लिए फिज़िकली होना ज़रूरी नहीं। हमारा माइंड काफ़ी होता है किसी के साथ होने के लिए। तो और हम हमेशा सोशल, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है एक तरह से, अरिस्टोटल ने कहा, तो वैसे ही जैसे कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इंसान सोसाइटी में ही मूव करता है, लोगों के साथ कनेक्शंस ही डेवलप करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा लोगों के साथ मिलजुल के ही काम करता है। तो यहाँ यही बताया गया है और फ्रॉस्ट ने जब डेफिनेशन ऑफ पोइट्री दी थी, उसने बताया था कि पोइट्री होती क्या है, तो उसने कहा था पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, यानी कि एक जो पोएम होती है हमेशा वो डिलाइट से शुरू होती है, हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग से स्टार्ट होती है, बट एंड पे विजडम में एंड होती है। मतलब पोइम के एंड या पोइट्री के एंड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एंड में हमें एक मॉरल लेसन मिलना चाहिए, एक हिकमत की बात पता चलनी चाहिए। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसा ही किया है, एंड में उसने अपना मॉरल लेसन पेश किया। यूजुअली अपनी पोइम्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे ही करता है। सो ये पोइम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी इंसानों के कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस, ह्यूमन कनेक्शंस की बात की गई और ये कि वो कितने खूबसूरत हो सकते हैं। फिज़िकली एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी नहीं, बस हमारे मेंटालिटी एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, एक दूसरे को हम एक दूसरे अपने अपने दिमाग में भी याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।